तो इस वीडियो के अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं 11th के अंदर जितना पढ़ाया गया था IUPAC वो तो कवर करूंगा ही, लेकिन इस वीडियो का मेजर पोर्शन 12th IUPAC होगा, जिसके अंदर हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाले सारे चैप्टर्स के IUPAC के सारे बेसिक रूल्स और बेसिक टर्म्स हम यहीं पर सीखेंगे। अगर आपको ये सारे रूल्स और टर्म्स आ जाएंगे तो आपको 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में मजा आएगा और आपसे एक भी IUPAC नाम गलत नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं IUPAC की। IUPAC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें एक शब्द आता है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते। प्योर केमिस्ट्री का मतलब होता है जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो एकेडमिक चीज़ें होती हैं उसको हम प्योर केमिस्ट्री बोलते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिस पर इंडस्ट्री बेस्ड है पूरी, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बनती हैं, उन सब के नाम कैसे लिखे जाएंगे और आपके एकेडमिक स्टडी में जो नाम यूज किए जाते हैं उनके क्या रूल्स होंगे, इन सब को डिसाइड करता है IUPAC। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन लाखों मॉलिक्यूल्स के लाखों नाम बनाने पड़ेंगे, लाखों आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करें कि एक मॉलिक्यूल का नाम दूसरे मॉलिक्यूल से मैच ना करे, इसी समस्या को दूर करने के लिए 1919 में जब पहली बार मीटिंग बुलाई जाती है IUPAC के अंदर, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भाई कि लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों नाम लिखने हैं, तो कैसे लिखा जाए कि वो आइडेंटिकल नेम्स ना बन जाएं। तो उस मीटिंग में एक इंडियन साइंटिस्ट भी जाते हैं। जब डिस्कशन हो रहा होता है तो वो कहते हैं भाई अभी काम शुरू मत करो, चलो पहले चल करके हम कुछ पौधे लगाते हैं, क्योंकि हम एक बड़ा काम करने वाले हैं तो उससे पहले हमें यह काम कर लेना चाहिए। तो IUPAC के 2-3 हेड और खुद जा करके वो पेड़ लगाने चले जाते हैं। जब ग्राउंड में जाते हैं उनको एक पौधा दिया जाता है। जब पौधा लगाया जा रहा था तो उसको उन्होंने देखा कि भाई रूट डाला कहाँ जा रहा है, मिट्टी के अंदर, और उसके बाद हम क्या डाल रहे हैं, उस पर पानी डाल रहे हैं। इतना डाल करके हम देखते हैं कि भाई हमारा पेड़ जो है लग गया है। फिर वो सोचते हैं इस पेड़ को और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको लगता है कि भाई इस धरती के ऊपर इस पेड़ को जिंदा रहने के लिए इसको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एयर की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके दिमाग में आता है कि इस पौधे को ग्रो होने के लिए टोटल 5 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो वो रूट जरूरी है जिस पर वो जमीन पर खड़ा होगा। दूसरी चीज़ हमें मिट्टी चाहिए जो हमें रूट पर डालनी होगी। तीसरी चीज़ हमें पानी डालना पड़ेगा। चौथी चीज़ हमें एयर चाहिए जो कि ज़मीन के ऊपर होगा। और पांचवी चीज़ जो चाहिए वो होगी सनलाइट, तभी वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएगा। जैसे ही ये थॉट उनके दिमाग में आता है वो मुस्कुराते हैं। तो लोग पूछते हैं भाई पेड़ लगाने में क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो जवाब देते हैं कि चलो हमें IUPAC नाम लिखना आ गया, चलो हम चल के बताते हैं आपको। फिर से वो लोग लौटते हैं अपनी मीटिंग में और मीटिंग में जाकर के वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि देखो भाई ये जो पेड़ है, इस पेड़ में ये रूट जरूरी है, और जो जमीन के नीचे हम लगा रहे हैं सपोर्ट देने के लिए उस पेड़ को, उसको हम सफिक्स बोलेंगे, और जो भी इस जमीन के ऊपर हैं उसको हम प्रेफिक्स बोलेंगे। फिर वो समझा रहे हैं कि भाई हम प्रेफिक्स किस चीज को बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखो उस पेड़ को जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए और सनलाइट चाहिए, इसलिए वहां पर 2 प्रेफिक्स होंगे, और पौधे को सपोर्ट देने के लिए 2 सफिक्स चाहिए, एक तो मिट्टी चाहिए, दूसरा पानी चाहिए। तो वहां जितने लोग बैठे रहते हैं वो कहते हैं भाई कहना क्या चाहते हो तुम। तो भाई इंडियन साइंटिस्ट का जवाब आता है कि रुको जरा, सबर करो, आगे की चीज मैं बता रहा हूं। फिर वो साइंटिस्ट बोलते हैं जो चीजें अभी हमने बताई इसको मैं IUPAC में ले चल के एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिसको मैं रूट कह रहा हूं वो IUPAC में वर्ड रूट होगा, और जिसको मैं यहाँ पे प्रेफिक्स कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 प्रेफिक्स की जरूरत होगी, उसी तरीके से IUPAC में भी 2 प्रेफिक्स की जरूरत होगी। एक प्रेफिक्स को 1 डिग्री प्रेफिक्स बोलेंगे और दूसरे को 2 डिग्री प्रेफिक्स या सेकेंडरी प्रेफिक्स बोलेंगे। जिस तरीके से पौधे को मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, उसके सपोर्ट की जरूरत होती है, उसी तरीके से IUPAC में 2 सफिक्स की जरूरत होती है। एक सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं और दूसरे को 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। आगे वो समझाते हुए कहते हैं कि देखो भाई पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स का अगर आप IUPAC नाम लिखना चाहते हो तो सिर्फ आपको 5 पार्ट्स लिखने पड़ेंगे। पहला पार्ट होगा वर्ड रूट, दूसरा 1 डिग्री सफिक्स, तीसरा 2 डिग्री सफिक्स, इसके बाद आता है 1 डिग्री प्रेफिक्स और इसके बाद है 2 डिग्री प्रेफिक्स। और इन्हीं 5 पार्ट को मिला करके आप यूनिवर्स के किसी भी मॉलिक्यूल को लिखेंगे तो वो आइडेंटिकल नहीं आएंगे। अब यहाँ पर हम मीटिंग की बात खत्म करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इन सब का मतलब क्या है, कि वर्ड रूट क्या कहना चाहता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या कहना चाहता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या कहना चाहता है, 1 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है। तो चलिए अब वो देख लेते हैं।
अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये इंडियन साइंटिस्ट की, ये कोरी कल्पना और शुद्ध बकवास थी। इसको बस आपको याद कराना था कि आईयूपीएसी में 5 पार्ट होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इस 5 पार्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो जो वर्ड रूट होता है उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हो उस मॉलिक्यूल के मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इसको रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। अभी जो चीजें मैं बोलूंगा उसको यथावत याद कर लें, सीधा सीधा याद कर लें, रट्टा मार लें थोड़ी देर के लिए। इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करके आगे समझाऊंगा। अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की। 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होने का मतलब होता है उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, और अनसैचुरेटेड होने का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस तरीके से 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि आपका वो मॉलिक्यूल जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। 2 डिग्री सफिक्स की बात करें तो वो ये बताता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर हैं तो कौन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। जो भी मैं यहाँ पे नए टर्म यूज करूंगा उसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपको नहीं आता तो वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा। अभी बस आप याद करने पर फोकस करें। अब देखते हैं कि भाई वर्ड रूट के आगे 2 प्रीफिक्स आते थे। पहला प्रीफिक्स है हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स ये बताता है कि जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर वो साइक्लिक है तो आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त वर्ड रूट के आगे आपको साइक्लो शब्द लगाना होगा, और जब वो मॉलिक्यूल एसाइक्लिक है मतलब ओपन चेन है, वहां पर कोई साइकिल नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पर। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की। 2 डिग्री प्रीफिक्स ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब मेन चेन के अलावा उस मेन चेन पर क्या क्या लगे हुए हैं उसके बारे में बताता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो चलिए अब लौटते हैं अपने वर्ड रूट पर। वर्ड रूट हमारा यहाँ पे मेन हेडिंग होगा जिसके अंदर हमें समझना है कि मेन चेन क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 कार्बन की यहाँ पे एक चेन ले रखी है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही चेन है इस वजह से यही चेन जो है मेन चेन कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस 5 कार्बन की चेन पर हमने एक CH3 ग्रुप ला करके लगा दिया तो यहाँ पर हमें 2 चेन मिलने लग जाएंगी। पहला तो ये हो सकता है जहां पर ये 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं, दूसरा वाला ऐसा हो सकता है कि जहां पर ये आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो आगे चल के हम ये एक रूल बनाते हैं मेन चेन के लिए कि जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वही जो है मेन चेन होगा। तो इस तरीके से जो आपको ये पहला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ये 5 कार्बन को हाईलाइट किया गया है वही जो है इसका मेन चेन होगा। अब हमें एक टेबल देखना है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ कार्बन और वर्ड रूट के बारे में जानना है। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सिर्फ 1 कार्बन है, उसके लिए जो वर्ड रूट यूज होगा उसको मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन होंगे तो एथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रॉप बोलेंगे, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक बोलेंगे। और इससे ज़्यादा आपके बोर्ड में आता नहीं है तो इससे ज़्यादा सीख करके कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स हमें यह बताता है कि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वहां पर एल्केन एग्जाम्पल बनता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें मतलब जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है उसके अंदर एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो उसको हम एल्केन बोलेंगे, और उस एल्केन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन होता है, ANE। अब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखते हैं, अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे उसके लिए हम डाई ईन लिखेंगे, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाते हैं, YNE लगाते हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूल में 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो उसके लिए डाई आइन लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है भाई एक मॉलिक्यूल में अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या नाम दोगे। उस समय हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं और डबल बॉन्ड को हम पहले लिखते हैं, तो हमें इसका नाम लिखना होता है ईन, EN लिखते हैं, और इसके बाद लिखते हैं आइन, YNE। ध्यान देना ENEYNE नहीं मैं बोल रहा हूं, यहां पर इन में से आपको लास्ट वाला ई कट करना है, क्या बन जाएगा, इनाइन बन जाएगा। अभी तक हमें जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हम कुछ आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं CH3 यहां पर क्योंकि एक ही कार्बन की चेन है तो हम बोलेंगे यही जो कार्बन की चेन है यही मेन चेन है, और हमें नंबरिंग करनी होती है तो चलो कार्बन नंबर 1 एक को दे देते हैं, दूसरे को 2 दे देते हैं, और 2 कार्बन का जो वर्ड रूट होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, तो ETH लिखेंगे हम वर्ड रूट। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इस वजह से हम एन लगाएंगे एज अ सफिक्स।
तो हमें इस मॉलिक्यूल का नाम मिल जाता है इथेन। अगला एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर आपको ये 4 कार्बन दिख रहे हैं। इस 4 कार्बन की चेन के लिए हमें जो वर्ड रूट लिखना होगा वो क्या होगा, ब्यूट। इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। इस वजह से हम ब्यूट के बाद क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो इस मॉलिक्यूल का नाम मिलता है ब्यूटेन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पर आपको ये 4 कार्बन दिख रहे होंगे। इस 4 कार्बन में कार्बन नंबर 2 पर हमने एक डबल बॉन्ड बना दिया है। अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन है। इस एल्कीन का नाम हम लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे उसका वर्ड रूट। यहाँ पर 4 कार्बन है तो इसलिए हम ब्यूट लिखेंगे। और जो आपका ये डबल बॉन्ड है वो किस नंबर के कार्बन पे आता है, तो यहाँ हमें दिख रहा है ये कार्बन नंबर 2 पे आता है। इस वजह से हम ब्यूट के बाद क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। और इस डबल बॉन्ड के लिए हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखना पड़ता है, इन लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल का IUPAC नाम हमें क्या मिल जाता है, ब्यूट 2 इन मिल जाता है। अगर मान लीजिए इस 4 कार्बन की चेन पे हमें 2 डबल बॉन्ड मिल जाते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, डाई इन लिखना होगा। लेकिन हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमारा डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है। देखिए पहला वाला जो डबल बॉन्ड है वो 1 पर है, दूसरा वाला कितने पर है, 3 पर है। तो नाम लिखते वक्त हम लिखेंगे ब्यूट 1,3 डाई इन। एक बात ध्यान देना, जब आप डाई लिख रहे हो तो उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ये जो डबल बॉन्ड है वो किस किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर देखिए वो 1 नंबर के कार्बन पे और 3 नंबर के कार्बन पे है, इस वजह से ब्यूट के बाद हमें 1 और 3 भी लिखना होगा। नेक्स्ट में हम सिंपलेस्ट एल्काइन ले लेते हैं जो कि है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें 2 कार्बन है, एक को 1 लिख दीजिए, दूसरे को 2 लिख दीजिए। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखेंगे एज अ वर्ड रूट। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। तो हमारा नाम हो जाएगा इथाइन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। नाम में लिखा है फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसा ग्रुप जो मॉलिक्यूल के फंक्शन को डिसाइड करता है, हम उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ। ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ये किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम का ऐसा ग्रुप जो पूरे मॉलिक्यूल के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, औकात रखता है, उस ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप बोल रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं OH। वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एटम हैं। इन दोनों एटम का जो ग्रुप OH बनता है एक एल्कोहल ग्रुप होता है। ये एल्कोहल ग्रुप मॉलिक्यूल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम NH2 ले सकते हैं, और एग्जाम्पल लेना हो तो हम ले सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। इस चीज़ को मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। और एग्जांपल में मैंने 3 कार्बन की एक चेन ली हुई है, इस पे मैं NH2 ग्रुप ला करके लगा दूं तो NH2 पर क्या रहता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो ये इस तरीके से हमें अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल रहा है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो ये 3 कार्बन की चेन दिख रही है, इस कार्बन की चेन में कोई भी पोलरिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा गैप नहीं है, और कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होने का सवाल भी नहीं बनता। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो आपका ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है वहां पर कोई भी पोलरिटी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वेरी लेस रिएक्टिव पार्ट है, यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं NH2 की। NH2 को ही हम फंक्शनल ग्रुप बोल रहे होते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहां 3 एटम का एक ऐसा ग्रुप है जो ये अब डिसाइड करने वाला है कि ये पूरा मॉलिक्यूल कैसे फंक्शन करेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, और इस पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाला है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है, इन सबको डिसाइड करता है ये NH2 ग्रुप। क्योंकि देखो भाई NH2 ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिव पार्ट है। यहां पर पोलरिटी दिख रही है। अगर रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो वो जाकर के रिएक्शन भी कर सकता है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें बॉइलिंग पॉइंट पर एक कंट्रोल मिल जाता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो हमारा NH2 है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल के। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स ये बताता है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो वर्ड रूट के जस्ट आगे आपको साइक्लो शब्द लिखना है। अगर वो एसाइक्लिक है मतलब ओपन चेन है, वो साइक्लिक नहीं है, उस समय आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ये पता चल रहा है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो वर्ड रूट हैं उसके नाम के आगे अगर साइक्लो शब्द नहीं लगा है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ओपन होगा। एग्जांपल के तौर पे ये आप मॉलिक्यूल ले लो जहां पर आपको 5 कार्बन की एक चेन दिख रही है। क्योंकि ये चेन 5 कार्बन की है इसलिए इसका वर्ड रूट पेंट हो जाएगा, और यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए हम यहां पर एन लगाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा पेंटेन। एक दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लेते हैं जहां पर आपको एक
साइकिल दिख रही है और इस साइकिल के अंदर टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 कार्बन दिख रहे हैं। इस 5 कार्बन के लिए भी हमें पेंट लिखना होगा और क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमें एन लगाना पड़ेगा 1 डिग्री सफिक्स में। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये तो साइक्लिक है, इस वजह से हमें पेंटेन के आगे क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो लिखना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। अगर आपके पेपर में पेंटेन और साइक्लोपेंटेन आ जाए तो शायद अब आप बता ले जाएंगे कौन सा साइक्लिक है, कौन सा एसाइक्लिक है। जहां पर साइक्लो शब्द लिखा होगा वो साइक्लिक कंपाउंड होगा और जहां पर साइक्लो नहीं है इसका मतलब वो क्या है? वो एसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हमारी अगली चर्चा 2 डिग्री प्रीफिक्स पर है। ये सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप CH4 ले लो तो CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा और कार्बन पर एक बॉन्ड ऐसा लगा देंगे, इसका मतलब CH3 को कहीं पर ले जाकर के आप कनेक्ट करोगे, इस वजह से CH3 एक ग्रुप का काम करेगा और इस ग्रुप को हम मिथाइल बोलते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या? जो एल्केन का एन पार्ट था उसको हटा दिया, उसकी जगह पे हमने YL ला करके लगा दिया। इसका मतलब जब आप सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हो तो आपको एल्केन में से एन कट करना है और उसकी जगह पर YL ला करके लगा देना है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है CH3, इसका मतलब इथेन। इथेन में से अगर हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसको इथाइल लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? एन को हटा दिया और एन की जगह पे क्या लगा दिया? YL ला करके लगा दिया। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है हैलोजन। हैलोजन को हम कैसे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। तो एक्स को हम क्या लिखेंगे? जनरली हैलो लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं क्लोरीन। अगर क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया जाए तो उसके लिए लिखा जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन के लिए लिखा जाएगा ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए लिखा जाएगा फ्लोरो और आयोडीन के लिए आयोडो। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी को ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है? एल्कोक्सी लिखा है, ठीक है। ऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन के किनारे किनारे अगर सिंगल बॉन्ड लगा दिया जाए तो इसके लिए ऑक्सी शब्द यूज किया जाता है। और एल्क क्या होता है? एल्क वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है और एल्क को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से एल्कोक्सी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? OR होगा। अगर R की जगह पर CH3 लिया जाए तो OCH3 को हम क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे। अगर R की जगह पर C2H5 ले लिया जाए तो इसको इथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जो कि है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन। हम पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, इसके बाद एल्कीन का, एल्काइन का और आगे चल के सारे फंक्शनल ग्रुप हम धीरे धीरे सीख रहे होंगे। इसके अंदर हमें मेन चेन के सिलेक्शन और उसके नंबरिंग के बारे में पढ़ना होता है। अक्सर आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ा दिए जाते हैं और बच्चा अक्सर कंफ्यूज घूमता है कि आखिरकार हम मेन चेन को सेलेक्ट कैसे करें, अगर सेलेक्ट कर ले तो उसकी नंबरिंग कैसे करें। मैं यहां पर आपको बहुत सारे रूल्स नहीं बताने वाला हूं, हम उसको प्रैक्टिस से याद कराएंगे और कुछ ऑर्डर बताएंगे जिससे हमें रूल्स याद नहीं करने होंगे, सिंपली वो ऑर्डर याद करके हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए उस ऑर्डर को देख लेते हैं। इस ऑर्डर में सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन, फिर लिखा है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज ग्रेटर देन लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स है उसके बाद आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस तरीके से 4 चीजें हमें ऑर्डर में याद रखनी है। पहली चीज कि नंबर ऑफ कार्बन, दूसरी चीज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तीसरी चीज लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट और चौथी चीज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज बता दिया मैंने। याद रखना किसी भी चेन में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं तो वो चेन आपका मेन चेन होगा। अगर वहां पर नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम हो जाता है तब हम जाएंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के पास। तो जिस चेन के अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे उस चेन को हम मेन चेन घोषित कर देंगे। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो जाता है उस कंडीशन में हम जाएंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के पास। जिसका लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बनेगा या लोवेस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसको हम मेन चेन घोषित कर देंगे। यहां पर आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हमारे साथ याद करिए, आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा। अगर मान लो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स भी सेम हो जाता है उस कंडीशन में हम लगाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो ग्रुप अल्फाबेटिकली आगे आएगा उसके हिसाब से हम नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। ये है जिसमें लिखा है CH3 CH2 CH CH3 CH3 और जहां पर CH था उस पर क्या लिखा है? CH3 ग्रुप लगा दिया गया है। तो इस दिए हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो पहले हमें मेन चेन का सिलेक्शन करना होगा। मेन चेन के सिलेक्शन के लिए पहला ही चीज लिखा गया है नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो चलिए नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेते हैं। हम यहां पर लिखेंगे 1 2
3 4 5। एक चेन में हमें 5 कार्बन मिलता है और दूसरे वाले चेन में देख लेते हैं 1 2 3 4। दूसरे वाले चेन में हमें 4 कार्बन मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ये चेन होगा ये हमारा मेन चेन होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है और दूसरे वाली चेन में कितने कार्बन है? टोटल 4 ही कार्बन है। मेन चेन पर जो चीज़ लगी रहती है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इस वजह से ये 3 पोजीशन पर जो ये CH3 लगा है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और अगर CH3 ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको IUPAC में क्या लिखा जाता है? मिथाइल लिखा जाता है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए वही हमें IUPAC के 5 पार्ट लिखने पड़ेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर इसका वर्ड रूट क्या होगा? पेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर 5 कार्बन है। 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? एन होगा, क्योंकि ये एक एल्केन है। और 2 डिग्री सफिक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा मॉलिक्यूल जो वो साइक्लिक नहीं है। यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पर हम मिथाइल लिखेंगे, लेकिन हमें मिथाइल की लोकेशन बतानी पड़ेगी तो हम आगे लिखेंगे 3। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमें ये IUPAC नेम मिल जाता है, जो कि है 3 मिथाइल पेंटेन। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर का अब हमें IUPAC नाम लिखना है। उसके लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना होगा। यहाँ पे आपको इस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो तो उसमें भी आपको 5 कार्बन ही दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 चेन यहाँ पर हमें दिख रही है और तीसरा चेन क्या हो सकता है? ये वाला हो सकता है। इन सब में आपको 5 कार्बन ही मिलेंगे। इस वजह से इनमें से कोई सा भी एक मेन चेन मान लीजिए। तो चलिए हम इसको अपना मेन चेन मान लेते हैं। इस हमारे मेन चेन पर यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर एक C2H5 लगा हुआ है। अब हमें इस चेन की काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और काउंटिंग हम इस साइड से भी कर सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से काउंटिंग हो सकती है। तो कौन सी काउंटिंग सही है, कौन सी काउंटिंग गलत है, इसको पता करने के लिए हम जाते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाले के पास। तो चलिए अब सेट ऑफ लोकेंट्स बना करके देख लेते हैं। सेट ऑफ लोकेंट्स बनाने का मतलब होता है वो कार्बन नंबर लिखना है जहां पर आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अगर आप इसको 1 2 3 4 और 5 मानते हो, इस नंबरिंग को मेन कर रहे हो, तो यहाँ पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स क्या बनेगा? देखिए कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। तो हमने एक 2 लिख दिया और इसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? सेट ऑफ लोकेंट्स होगा। लोकेंट्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ 2 पर और 3 पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, इस वजह से यहाँ पर सेट ऑफ लोकेंट्स मिलता है 2 3। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो हमें सेट ऑफ लोकेंट्स क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए सेट ऑफ लोकेंट्स में हमें यहाँ पे 3 मिलेगा और इसके बाद क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब 3 4 हमारा सेट ऑफ लोकेंट्स बनेगा। अब आपको ये बताना कि सेट ऑफ लोकेंट्स कौन सा ऐसा है जो छोटा है। छोटा कौन सा होगा भाई? ऑब्वियसली ये पहला वाला देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो जहाँ पर 2 होगा वो वाला क्या होगा? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स होगा। तो हम इसको प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबरिंग यहाँ पर की गई है वो सही नंबरिंग है और उसी को हम फॉलो करने वाले हैं। कई बुक्स में सेट ऑफ लोकेंट्स को ऐसे दिखाते हैं कि 2 + 3 और यहाँ पर 3 + 4। तो ये कहते हैं देखो भैया ये तो 5 हो गया, ये 7 हो गया। तो जो 5 है वो छोटा नंबर है, 7 जो है बड़ा नंबर, इस वजह से ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स होगा। यहाँ पर देखो ये सेट बैठ रहा है लेकिन कई जगह पे सेट नहीं बैठता। आप इसको इस तरीके से कभी मत करिएगा। हमेशा ऐसा करिए कि आपको जो सेट दिया जाए उस सेट का पहला मेंबर देखिए। पहले मेंबर में यहाँ पे आपको 2 दिखेगा और यहाँ पर 3 दिखेगा। यहाँ पे छोटा कौन हुआ? ये वाला हुआ। इस वजह से हम इसको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बोलेंगे। आप कभी भी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को निकालने के लिए प्लस मत करिएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। यहाँ पर मेन चेन में टोटल 5 कार्बन थे, इस वजह से यहाँ पर वर्ड रूट पेंट आएगा और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो 1 डिग्री सफिक्स होगा वो एन होगा। तो हमें क्या मिल गया? पेंटेन मिल गया। अब हमें बताना है कि कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। देखिए कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? CH3 और CH3 को हम क्या लिखते हैं? मिथाइल। और 3 पर क्या लगा हुआ है? C2H5 मतलब इथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? 3 एथाइल 2 मिथाइल। आखिरकार इथाइल को हमने आगे क्यों लिखा और मिथाइल को बाद में क्यों लिखा? क्योंकि इथाइल में जो पहला वर्ड आता है वो ई है और मिथाइल में एम है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर करके लिखना है हमें। तो इस वजह से इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। आप कभी भी इनकी नंबरिंग पे मत जाना कि सर यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 2 था। यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं जब हम सब्स्टिट्यूएंट को सीक्वेंस में फिट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इसका हमें नाम मिल जाता है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। देखो भैया यहाँ पर टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 कार्बन दिख रहे हैं, इस वजह से हमें हेक्स लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हमें एन लिखना पड़ेगा। अब हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से काउंटिंग इस तरीके से करते हो तो यहाँ पर 2 नंबर के कार्बन पे और 4 नंबर के कार्बन पे हमें CH3 मिल रहा होगा। इस वजह से हमारा जो सेट ऑफ लोकेंट्स होगा वो क्या बन जाएगा? 2 और 4 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इधर से कर दूं 1 2 3 4 5 6,
तब हमारा सेट ऑफ लोकेंट्स क्या बनेगा। देखो भैया यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ पर 5 मिल रहा है, इस वजह से सेट ऑफ लोकेंट्स क्या बन जाएगा, 3 और 5 बन जाएगा। अब बताओ इन दोनों में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसका पहला मेंबर क्या है 2 और इसका पहला मेंबर क्या है 3 है, इस वजह से ये वाला लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स होगा। अब हमें हेक्सेन के आगे 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। यहाँ पर 2 और 4 पर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, इस वजह से हम डाई यूज करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है CH3, उसके लिए हम मिथाइल लिखते हैं, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल। अब डाई मिथाइल लिख रहे हो लेकिन हमें बताना पड़ेगा किस नंबर के कार्बन पे ये प्रेजेंट हैं, तो इस तरीके से इसका नाम हमें मिल जाएगा 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब इसकी नंबरिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 7 कार्बन जो है मैक्सिमम दिखने वाला है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे इसका वर्ड रूट। और यहाँ पर कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से इसका 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन होगा। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब जा करके हमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, लेकिन ध्यान दो कार्बन नंबर 2 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इस वजह से जब आप सेट ऑफ लोकेंट्स बनाने जाओगे तब आपको 2 जो है 2 बार लिखना पड़ेगा और इसके बाद 5 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब ये हमें सेट ऑफ लोकेंट्स मिल जाएगा। लेकिन अगर नंबरिंग हम इधर से शुरू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सेट ऑफ लोकेंट्स देखा जाए तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और 2 बार आपको 6 लिखना पड़ेगा। अब आपको ये बताना है इन दोनों में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स क्या बनेगा। देखो भैया यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है, इस वजह से ये वाला जो होगा वो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बनेगा। अब हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स पता चल चुका है और हमारे कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 5 पर भी मेथाइल प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हम ट्राई लिखेंगे। और CH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, उसका पोजीशन हमें बताना पड़ेगा। अब हमें मिथाइल की लोकेशन बतानी है तो हम क्या लिखेंगे, 2, 2, 5 लिखेंगे। हमने 2, 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पर 2 CH3 प्रेजेंट है, उसको बताने का तरीका क्या है कि आपको 2, 2 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल का हमें ये वाला IUPAC नेम मिल जाता है। अगर हमें इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर लिखना है तो हमें पहले मोर नंबर ऑफ कार्बन देखना होगा। देखो भाई अगर मैं इसको मान लो मेन चेन मानूं तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर आपको टोटल 5 कार्बन दिख रहे हैं, इस वजह से हम इसको मेन चेन नहीं मानेंगे। अगर हम इसमें चले तो यहाँ पर आपको टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, इस वजह से हम इसी को मेन चेन मान लेंगे। और 6 नंबर के कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूट हेक्स हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंपल सा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पर एन लगाएंगे। आपको ये देखना कि ये वाला काउंटिंग सही है या आपको यहाँ पे काउंटिंग इस तरीके से करना चाहिए कि यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिखो। तो चलिए सेट ऑफ लोकेंट बना करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पर इथाइल प्रेजेंट है और 4 पर क्या प्रेजेंट है, इस वजह से हमारा सेट ऑफ लोकेंट क्या बनेगा, 3, 4 बनेगा। जब आप इस साइड से भी आओगे तब भी आपको 3, 4 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेट ऑफ लोकेंट सेम आएगा, चाहे आप इस साइड से चलो चाहे आप इस साइड से चलो। उस कंडीशन में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ जाना होगा, क्योंकि ऑर्डर में हमने देखा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, लास्ट में आता है। अब यहाँ पर किसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। देखो भाई ये क्या है, इथाइल और ये क्या है, मिथाइल। तो इथाइल में ई आता है और मिथाइल में क्या आता है, एम आता है। इस वजह से इथाइल को हम कम नंबर देंगे और मिथाइल को ज़्यादा नंबर देंगे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि 3 मिथाइल लिख दें और 4 पर इथाइल लिख दें, ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि हमारा जो ई होता है उसके लिए हमें कम नंबर रखना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। इस वजह से ये वाला नंबरिंग हमें सही मानना पड़ेगा। तो पूरा IUPAC नेम बन जाता है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब हमें 12th के ऑर्गेनिक में यूज होने वाले बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने एल्केन में क्या बोला था कि एल्केन से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो वो एल्काइल बन जाएगा। जैसे मीथेन से अगर आप ये हाइड्रोजन हटा दो तो ये जो ग्रुप बनेगा उसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन अगर एल्कीन और एल्काइन से हाइड्रोजन हटा दिए जाएं तो उनके नाम से ई हटा करके उसकी जगह पर YL लगाना होगा। एल्कीन में देखिए अगर हाइड्रोजन हटा देंगे तो हम क्या लिखेंगे, एल्कीन, और यहाँ का ई हमने हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, YL लगा दिया। सिमिलरली एल्काइन में भी हमें करना है, यहाँ का ये ई हटा करके उसकी जगह पे क्या लगाना है, YL लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इथीन ले सकते हो। इथीन में से अगर आप ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो उसको IUPAC में लिखेंगे इथीन YL, मतलब हमने ईन यहाँ का हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, YL लगा दिया, तो क्या हो जाएगा नाम, इथेनिल। एल्काइन में देख लेते हैं जो कि है इथाइन। इथाइन में से ये ई हटा दीजिए, उसकी जगह पर YL लगा दीजिए, तो हम इसको इथाइनिल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं बेंजीन को अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा। देखो भाई बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 और उसकी शक्ल ऐसी होती है। यहाँ का अगर हाइड्रोजन हटा दिया जाए, हटाने के बाद जो ग्रुप बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H5, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया है। इस C6H5 को हम फेनाइल बोलते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखा जाएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, फिनाइल लिखा जाएगा। अब हमें एल्केन के अंदर कुछ स्पेशल नाम पढ़ने होते हैं। पहला है नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब होता है ऐसा ब्यूटेन जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ना हो, सीधा लिखा गया, उसमें केवल 4 कार्बन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसी को हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। नॉर्मल को हम N से रिप्रेजेंट करेंगे तो नाम हो जाएगा N ब्यूटेन। अब अगर N ब्यूटेन के नंबर 1 के कार्बन से हम हाइड्रोजन हटा दें तो जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है उस सब्स्टिट्यूएंट को हम N ब्यूटाइल बोलते हैं। भाई ब्यूटेन में से हमने क्या करना होता है, N हटा करके YL लगाना होता है, और N ब्यूटेन था ही तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, N ब्यूटाइल बन जाएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर के कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। सेकेंडरी शब्द हमने इसलिए यूज किया क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। इस वजह से इस ग्रुप को सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। अब हमें बात करनी है आइसोएल्केन पर। आइसोएल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में ब्यूट शब्द आ रहा है, इसका मतलब है 4 कार्बन बनाने हैं, और 4 कार्बन को हम अगर Y की तरह लिख दें तो हम इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि Y को हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अब Y को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो भाई इस वाले कार्बन पे 3 कार्बन लगे होंगे और एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ किनारे क्या होगा, एक CH3 होगा, और यहाँ पर भी एक CH3 होगा। तो इस तरीके से आइसोब्यूटेन की हमें ये शक्ल मिल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोपेंटेन को कैसे लिखोगे तो सिंपल सा करना है कि आइसोब्यूटेन में हमें एक CH3 ग्रुप बढ़ा देना है। हम दोबारा लौटते हैं आइसोब्यूटेन की तरफ। आइसोब्यूटेन में हम नॉमेनक्लेचर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर लिख देंगे 3। और अगर कार्बन नंबर 1 में से एक हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो ग्रुप कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। अरे भाई एल्केन वाले पार्ट को आइसोब्यूटेन बोलेंगे तो इसका एल्काइल ग्रुप क्या होगा, आइसोब्यूटाइल होगा। लेकिन अगर कार्बन नंबर 2 से ये वाला हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो जो ग्रुप बनता है उसको हम टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। अब सवाल आता है कि टर्सरी का मतलब क्या होता है, तो टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है जहां पर 3 कार्बन लगे हुए हों, और इस कार्बन पे हमें 3 कार्बन दिख रहे हैं, इस वजह से हम इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक प्लस का साइन बनाना है। प्लस का ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किनारे किनारे वाले जो ये 4 पॉइंट हैं ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है, इस वजह से पेंटेन बोला गया है। लेकिन उसको इस फैशन में इस तरीके से लिखा गया है कि वो प्लस को रिप्रेजेंट करे, तो हम उसको नियोपेंटेन बोलेंगे। और अगर इस नियोपेंटेन के इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जो ग्रुप बनता है उसको नियोपेंटाइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, उसको पढ़ करके देख लेते हैं। लिखा है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन। तो चलिए पहले आइसोपेंटेन बना करके देखते हैं। हमने बताया था कि आइसो बनाने के लिए आपको पहले क्या बनाना चाहिए, Y बनाना चाहिए। तो देखिए ये हमने Y बनाया यहाँ तक। Y में टोटल कितने कार्बन लगेंगे, 4 कार्बन लगेंगे। कहाँ पे लगा भाई, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल यहाँ पर 4 कार्बन लगा। क्योंकि हमें पेंटेन बनाना था तो क्या करेंगे, इसके आगे एक कार्बन बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से इस समय जो आपको चीज़ दिख रही है उसी को हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट में हमें नियोहेक्सेन देखना है। तो देखो भैया नियो बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्लस का साइन बनाना पड़ता है। और प्लस के साइन बनाने में टोटल कितने कार्बन लगेंगे, देखिए यहाँ पे 5 कार्बन लग रहे होंगे। लेकिन हमसे कहा जा रहा है नियोहेक्सेन बनाने को, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। तो क्या करिए, एक तरफ एक CH3 जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जो इस समय आपको दिख रहा है वो चीज़ क्या है, नियोहेक्सेन है। अब हमें नेक्स्ट में टर्सरी पेंटाइल बनाना है। टर्सरी पेंटाइल में देखिए YL आ रहा है, मतलब हमें एल्काइल ग्रुप बनाना है। तो पहले हम ये देखते हैं इसका एल्केन वाला ग्रुप कैसा दिखेगा। देखो भाई यहाँ पे टर्सरी शब्द लिखा, मतलब 3 डिग्री कार्बन बनाना। तो मतलब एक कार्बन बनाओ जिस पर आप 3 कार्बन लगा दो। ऐसा करने पर टोटल 4 कार्बन तो यूज कर लिए, लेकिन यहाँ पे पेंट लिखा हुआ, पेंट मतलब 5 कार्बन। तो हमें क्या करना होगा, एक तरफ एक दूसरा CH3 ला करके जोड़ दीजिए। अगर हमें पेंटेन बनाना होगा तो हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना। मान लो अगर ये वाला हाइड्रोजन हमने क्या किया, हटा दिया, तो हमें ये वाली शक्ल मिल जाएगी, और यहाँ पर एक कार्बन पर एक वैलेंसी खाली रहेगी। इस वजह से हम इसको एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। और ये हमारा जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, और यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है, इस वजह से इसको टर्सरी पेंटाइल बोला जाएगा। नेक्स्ट में हमें एन प्रोपाइल बनाना, मतलब नॉर्मल प्रोपेन बना लीजिए। नॉर्मल प्रोपेन कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH2 CH3 लिखा जाएगा। लेकिन अगर इस CH3 से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो एन प्रोपाइल बन जाएगा। नेक्स्ट में हमें सेकेंडरी प्रोपाइल बनाना है। वहां पे भी YL लगा, मतलब एल्काइल ग्रुप बनाना है। सेकेंडरी का मतलब हो गया 2 डिग्री कार्बन दिखाना पड़ेगा।
यहाँ पर देखिए ये कार्बन 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि यहाँ पर 2 CH3 लगे हुए हैं और हमने वहाँ का हाइड्रोजन हटा दिया, तो जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी चर्चा जो है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर है। मतलब हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है, और अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो जिस कंपाउंड के अंदर। पाई बॉन्ड जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? या तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कंपाउंड जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसी को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाएगा। पहला ही दिया हुआ है कि रूल्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग। पहले जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था उस ऑर्डर में बस थोड़ा सा चेंज आने वाला है। क्या रहेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विद मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कि जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ढूंढें जहां पर, वहां पर मल्टीपल बॉन्ड जरूर देखें। आप यहां पर सिर्फ उसी चेन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये वाला ऑर्डर आपको आसानी से याद हो सकता है, जिसमें लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विद मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या आता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या आएगा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, और सबसे लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो ये चीजें दी गई है ना, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, हमें यही चीज सीखना होता है। कंपाउंड में नंबरिंग करते वक्त आपको अपने मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। जरूरी नहीं है कि 1 देना है या 2 देना है, बस ये देखना है कि क्या वहां पर मिनिमम नंबर मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड को। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। पहले एग्जांपल में लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एक ही चेन है, अगर हम इसमें नंबरिंग करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर 3। आप इसकी नंबरिंग इस तरीके से नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड आएगा और हमें क्या देना था? मिनिमम नंबर देना था। और देखिए इस तरीके से करने पर हमें मिनिमम नंबर 1 मिल रहा है, इस वजह से ये वाला नंबरिंग सही होगा। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3 कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से हम प्रॉप लिखेंगे। और 1 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा प्रॉप 1 इन। वैसे भी 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहे बॉन्ड को इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, हमेशा वो 1 नंबर के कार्बन पर ही आएगा। तो आप इसको प्रोप 1 इन बोल सकते हो। अगर आप इसको प्रोपीन भी बोलोगे तब भी आप यही वाला स्ट्रक्चर बनाओगे। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड किनारे की तरफ है, इस वजह से हम इसको 1 दे रहे हैं, 2 3 एंड 4 लिख दिया। टोटल यहाँ पर 4 कार्बन है, इस वजह से हम ब्यूट लिखेंगे। इसके बाद हमने 1 लिखा, इसके बाद इन लिख दिया, ब्यूट 1 इन। अब की बार 1 बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कार्बन पर ही हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से हमें 1 इन लिखना पड़ेगा। आपकी बार आप ब्यूटीन नहीं लिख सकते, ब्यूट 1 इन ही इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब हम इसका IUPAC नेम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आगे लिखा है CH, उस पर CH3 प्रेजेंट है, फिर है CH3। यहाँ पर यही एक चेन दिख रही है और इसी चेन को हम मेन चेन मानेंगे और हमारा ये CH3 क्या होगा? एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसके लिए हम मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है? CH3 ग्रुप है। अब नंबरिंग की बात आती है। नंबरिंग आप इस साइड से भी कर सकते हो और नंबरिंग आप इस साइड से भी कर सकते हो। अब सवाल आता है ये वाला सही है या ये वाला सही है। चलिए उसको देख लेते हैं। जब आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो कार्बन नंबर 2 पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, और जब आप इस साइड से करेंगे तो हमें कार्बन नंबर 3 पर मिलेगा। जब हम ऊपर वाली नंबरिंग को लें तो वहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 पर क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ऊपर वाला ज्यादा प्रेफरेंस में है या नीचे वाला ज्यादा प्रेफरेंस में है? तो इसका जवाब है कि ऊपर वाला ज्यादा प्रेफरेंस में होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट के। यहाँ पर CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस वजह से हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। हम किसकी बात सुनेंगे? अपने मल्टीपल बॉन्ड की सुनेंगे। इस वजह से ये वाली नंबरिंग मेन नंबरिंग हो जाएगी। तो हमें देखो 4 पर क्या मिल रहा है? मिथाइल मिल रहा है, और 5 कार्बन, इस वजह से हमने पेंट लिख दिया। और हमारे कार्बन नंबर 2 पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से हमने 2 इन लिख दिया। इस तरीके से हमें पूरा नाम मिलेगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन। चलिए इस मॉलिक्यूल के हम नंबरिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 5 कार्बन दिख रहे हैं और कार्बन नंबर 1 पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और कार्बन नंबर 4 पर हमें 2 क्लोरीन मिल रहा है। हमने अभी बोला था सब्स्टिट्यूएंट को हम पीछे रखेंगे, तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और 4 पर हमें 2 Cl मिल रहा है, मतलब 2 क्लोरीन मिल रहा है। इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा 4 डाई क्लोरो। यहाँ पर 5 कार्बन है, इस वजह से हम पेंट लिखेंगे, और 1 पर क्या मिल रहा है? हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, इस वजह से हम 1 इन लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा नाम बनता है 4 डाई क्लोरो पेंट 1 इन। अगर हमें ये मॉलिक्यूल मिले और इसका नॉमेनक्लेचर बोला जाए लिखने के लिए हमें कैसे करना होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करें तो हमें यहाँ पर 1 देना होगा, और यहाँ से करें तो यहाँ पर भी 1 देना होगा। अब सवाल आता है कि हम इस वाले को प्रेफर करें या इस वाले को प्रेफर करें। तो इस झगड़े का निपटारा होता है यहाँ से, जहाँ पर लिखा है कि डबल बॉन्ड इज सुपीरियर देन ट्रिपल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड की बात सुनेंगे और कहेंगे भाई नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी 1 2, इसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो इस तरीके से हमें 1 पर क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है,
इसका मतलब 1 इन लिखेंगे। और 4 पर हमें क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, इस वजह से हम 4 पर आइन लिखेंगे। और टोटल यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 5 कार्बन, इस वजह से हम पेंट लिख देंगे। तो हमें नाम मिल जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। जब इन और आइन एक साथ आता है तो बीच में से जो ई आता है उसको हम हटा देते हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इन और आइन, मतलब यही चीज़ लिखेंगे। इस मॉलिक्यूल में आपको 2 ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं। दोनों ट्रिपल बॉन्ड में आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, आप चाहो इधर से कर लो, चाहो आप इधर से कर लो। तो क्या मिल जाएगा, 1 पर एक आइन मिलेगा और 4 पर मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1,3 डाई आइन। ब्यूट हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास टोटल 4 कार्बन हैं, और 1,3 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 और 3 पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर डाई इस वजह से लिखा गया क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड थे, तो डाई आइन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें नाम मिलता है ब्यूट 1,3 डाई आइन। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर है। ये जो है 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ के बाद जितना पढ़ाया जाएगा वो चीज़ आपके पेपर में दिख सकती है आपके बोर्ड में। यहाँ पर हमें टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, और जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं हम उसको किसके अंदर पढ़ते हैं, 2 डिग्री सफिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, शुरुआत में हमने 2 डिग्री सफिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, उसकी चर्चा हम यहीं पर करने वाले हैं। अब हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखने पड़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखिए, पहला है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसको याद करने की कोशिश करना आप। दूसरा है सल्फोनिक एसिड, स्ट्रक्चर क्या है, SO3H। अगर कहीं पर लिखा मिल जाए तो वो क्या होगा, सल्फोनिक एसिड होगा। अगर कहीं पर COOCO दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। आगे चल के हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर क्या है, COOR ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। 5th नंबर पे आता है COX। COX को हम क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। एसिड हैलाइड क्यों बोलते हैं, देखो हमने एसिड बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैसे लिखा जाता है, COOH लिखा जाता है। अगर OH को हटा करके इसकी जगह पर कोई हैलाइड लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड बोलेंगे। 6th नंबर पे आता है CONH2, जिसको हम एमाइड ग्रुप बोलते हैं। अगला आता है C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम नाइट्राइल बोलते हैं। 8वां यहाँ पर आता है एल्डिहाइड ग्रुप, और 9वां आता है यहाँ पर कीटोन। कीटोन को कैसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कोई R ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। और एल्डिहाइड में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और एक तरफ क्या रहता है, H रहता है। अगर CO के साथ H है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर CO के साथ यहाँ पर R आ जाता है तो इसको हम कीटोन का ग्रुप बोलते हैं। इसको तो आप जानते होंगे। OH क्या होता है, एल्कोहल होता है। और SH के लिए थायोल शब्द लिखा जाता है, क्योंकि थायो का मतलब ही क्या होता है, सल्फर होता है, और इस सल्फर को एल्कोहल की तरह लिखा गया, इस वजह से इसको हम थायोल बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को हम एमाइन बोलते हैं। हमें ये जो 12 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिए गए हैं, इन 12 फंक्शनल ग्रुप को क्रम वाइज याद करना है, कि मतलब पहले पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, चौथे पर कौन आएगा। तो चलिए हम याद कराने की कुछ कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे पर क्या आता है, सल्फोनिक एसिड। तो एक पॉइंट देखिए, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एसिड और एसिड दिख रहा है। इसका मतलब 1 और 2 पर क्या आएगा, एसिड आएगा। लेकिन अब पहले कौन आएगा, तो आप ऐसे याद रखना, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस वजह से कार्बन जहाँ पर प्रेजेंट होगा वो वाला नंबर 1 पर आएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हमें 12 फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं। मैं इसको थोड़ा सा पार्ट में तोड़ देता हूँ। पहले हम इसमें से 5 फंक्शनल ग्रुप एक साथ याद करेंगे। ये दोनों क्या है, एसिड है। हम इनको क्या मान लेते हैं कि एक मम्मी है, एक पापा हैं, और इन मम्मी पापा के आगे जो है इनके 3 सुपुत्र हैं, एक ये हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। 1 और 2 की चर्चा कर ली, मतलब मम्मी पापा की हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं इनके सुपुत्र लोग पे। देखिए सुपुत्र की शकल देखिए, क्या लिखा गया है, COOCO लिखा गया है। अब जो सबसे बड़ा वाला बेटा होगा उसका क्या होगा, उसकी शकल भी बड़ी होगी। तो देखो इसकी शकल बड़ी दिख रही है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस। इस बड़ी सी शकल वाले लड़के को क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। उससे छोटी वाली जो शकल होगी उसको ईस्टर बोलते हैं। उससे छोटा हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड बोलेंगे। अब इन 5 चीज़ों को आप याद रखना कि यहाँ पर एक मम्मी है, एक पापा है, उनके 3 सुपुत्र हैं, जिनमें से एक की शकल सबसे बड़ी है, उसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। जो उससे छोटा वाला है वो ईस्टर, उससे छोटा वाले को क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। आगे इस 12 लोगों के परिवार में जो 5 लोग थे उनको तो हमने रट्टा मार लिया। अगला देखते हैं, कुछ पेयर्स होते हैं तो इसको 2-2 के फॉर्म में याद करेंगे। 6th और 7th को हम एक साथ याद रखेंगे। 6th में देखिए क्या, CONH2 ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। अगर एमाइड में से पानी निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा। पानी निकालने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से H2 हटा दो, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 2 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये दोनों चीज़ें एक पेयर में याद रखनी है कि 6th पोजीशन पर ये एमाइड ग्रुप रहता है और 7th पोजीशन पर ये नाइट्राइल का ग्रुप रहता है। 8 और 9 तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पेयर होता है, अपने मोहल्ले में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या नाम है इनका, एल्डिहाइड, और दूसरे का नाम है कीटोन। एल्डिहाइड में A आ रहा है और कीटोन लिखने में K पहले आ रहा है। जो A वाला होगा वो सीक्वेंस में आगे होगा और K वाला जो है नाम बाद में आएगा। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, COH लिखते हैं, और कीटोन को लिखते हैं COR लिखते हैं।
नेक्स्ट पेयर जो 10th और 11th का बनता है, तो देखो भैया 10th में OH है और 11th में कौन है, SH है। OH को हम एल्कोहल बोलते हैं और SH को हम थायोल बोलते हैं। यहाँ पर भी पेयर में हमें याद रहता है कि एल्कोहल पहले आता है, थायोल बाद में आता है, क्योंकि A यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर T लिखा जा रहा है। अब 12 लोगों के परिवार में कुछ बदनसीब लोग भी होंगे जिनका कोई पेयर नहीं होगा, तो लास्ट में क्या है, यहाँ पर बदनसीब आदमी कौन मिल रहा है, यहाँ पर एमीन मिल रहा है, जिसको हम NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सारी कथा कहानी को मिलाकर के आपको ये सीक्वेंस वाइज 12 फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं। अब हमें उस 12 लोगों के परिवार पर दोबारा लौटना है, मतलब 12 फंक्शनल ग्रुप पर दोबारा चर्चा करनी है। इस परिवार में जो मम्मी है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो पापा है वो है सल्फोनिक एसिड। ये दोनों लोग बाजार जाते हैं और वहाँ से मिठाइयाँ लेके आते हैं। मिठाइयाँ जब आ जाती हैं तो मम्मी कुछ लोगों को दे रही हैं मिठाइयाँ और पापा कुछ लोगों को दे रही हैं। जब मम्मी मिठाई देने जाती हैं तो ये बोलते हैं, देखो भाई जिसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है वो एक साइड आ जाओ और उन्हीं को मैं सिर्फ मिठाई दूंगी, और बाकी लोग पापा के साइड चले जाओ। तो मम्मी के साइड कौन कौन आते हैं, ये एल्डिहाइड आ जाता है, एमाइड आ जाता है, ईस्टर आ जाता है, और ये तो मम्मी है ही उस ग्रुप में। और वहाँ पर कौन आ जाता है, नाइट्राइल आ जाता है, एसिड हैलाइड आ जाता है और एनहाइड्राइड आ जाता है। मतलब ये टोटल 7 लोग मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं जिनमें उनकी मम्मी जो है मिठाई बांट रही हैं। अभी मैंने बताया था कि मम्मी ने वहाँ बोला कि वही लोग हमारे साइड आएंगे जिनकी शक्ल मुझसे मैच करेगी। तो उनकी शक्ल मैच करने का मतलब ये है कि जिनके पास फर्स्ट अटेम्प्ट के रूप में कार्बन होगा। तो देखो भाई एल्डिहाइड में भी कार्बन है, यहाँ पर एमाइड में भी कार्बन है, ईस्टर में भी कार्बन है, एनहाइड्राइड में भी कार्बन है, मम्मी के शक्ल पे तो कार्बन है ही है, और ये एसिड हैलाइड है, यहाँ पर भी कार्बन है। इस वजह से ये 7 लोग एक साइड आ जाते हैं और पापा के साइड वो लोग आएंगे जिनके पास कार्बन नहीं है, जैसे OH, SH और NH2। और जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था तब हमारा ये कीटोन कहाँ था, रसोड़े में था। ठीक है, तो रसोड़े से आता है, उसको लगता है भाई मिठाई बट रही है तो हमें किस साइड जाना चाहिए। वो देखता है कि इधर तो 7 बंदे हैं, इधर तो भैया टोटल गिन के पापा को लेके 4 बंदे हो रहे हैं, तो मैं इसी साइड में घुस जाता हूँ। इस वजह से कीटोन जो है वो पापा के साइड में आ जाता है। कुल मिलाकर पूरे कथा कहानी का सिर्फ एक मकसद है आपको याद कराने का कि 7 फंक्शनल ग्रुप एक तरफ होंगे और 5 फंक्शनल ग्रुप एक तरफ होंगे। 7 फंक्शनल ग्रुप वो होंगे जिनके पास कार्बन होंगे और यहाँ पर 5 वो होंगे जिनके पास कार्बन नहीं होंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में कौन है, कीटोन, क्योंकि ये था कहाँ पे, रसोड़े में था, तो बाद में आया है। आप इसको इस तरीके से याद रखना कि रसोड़े में कौन था, तो कौन में क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन किसके लिए लिखा जाता है, कीटोन के लिए लिखा जाता है। कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये 5 चीजें जो हैं वो एक साइड हैं और ये 7 चीजें एक साइड हैं। अब IUPAC की नंबरिंग करनी थी, तो नंबरिंग में देखो भाई मम्मी का घर में चलता है, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि हमारे सारे बच्चों को नंबर 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जितने कार्बन है ना उसको हमें क्या देना होगा, नंबरिंग में 1 देना होगा। सबको नंबर 1 मिलता है। तो यहाँ पर 7 फंक्शनल ग्रुप का जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे उस समय आप सारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कार्बन नंबर 1 देंगे। वो कभी 2 नंबर पर नहीं आएंगे, वो हमेशा 1 पर ही आएंगे। यही रूल है IUPAC का इन 7 फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर मम्मी ने सबको इधर नंबर 1 बना दिया तो पापा की मजबूरी है कि हमारे साइड में अगर 1 मिल गया तो ठीक है, अगर 1 नहीं मिला तब भी चल जाएगा, जो भी मिले बस वो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ऐसा कहना है पापा का। मतलब कि इस साइड में अगर ये और ये ग्रुप जुड़े हों किसी कार्बन से तो उस कार्बन को बस आप मिनिमम नंबर प्रोवाइड कर देना। वो 1 भी हो सकता है या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, बस मिनिमम होना चाहिए। और कीटोन को तो कभी 1 मिल भी नहीं सकता क्योंकि इस साइड भी उसके R होता है और इस साइड भी R होता है। तो नंबरिंग मान लो अगर ये CH3 भी होगा तो इधर 1 आएगा तो 2 आएगा। हमेशा कीटोन को मिनिमम नंबर 2 ही मिल सकता है, कभी भी 1 नहीं मिल सकता। आपको शुरुआत यहां से नहीं करनी होती है। तो चलिए रूल को पढ़ के देख लेते हैं। लिखा है इफ अबव 7 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन इट इज ऑलवेज गिवन द पोजीशन 1। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर लिखा है कि CH3COOH, इस कार्बन को हम क्या देंगे, कार्बन नंबर 1, और इस कार्बन को देंगे कार्बन नंबर 2। याद रखिएगा ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखते हैं उसको हम कार्बन नंबर 1 देंगे। सिमिलरली आप अगला एग्जाम्पल भी देख लो। यहाँ पर इतनी बड़ी चेन दी गई है लेकिन इस चेन में हमें कार्बन नंबर 1 कहाँ पे लिखना है, एसिड के कार्बन को लिखना है, मतलब इस कार्बन को लिखना है। बाद में इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 लिख देंगे। ये रूल किसके लिए है, 7 फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब हम बात करते हैं इस 5 फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या रूल होगा। यहाँ का रूल ये है कि नंबरिंग इज डन फ्रॉम द साइड ऑफ द चेन विच गिव्स द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। हमारे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लीजिए, क्या लिखा है CH3, CH पर OH लगा दीजिए, CH2 एंड CH3। आप नंबरिंग अगर यहाँ से करो तो क्या होगा 1 2 3 4, इस साइड से करोगे तो 1 2 3 4। अब सवाल आता है इसमें से सही कौन है गलत कौन है। तो OH को यहाँ पर मिनिमम नंबर कब मिल रहा है, यहाँ पर तो 3 मिल रहा है और यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो मिनिमम 2 है, इस वजह से ये वाला नंबरिंग सही होगा और ऊपर वाला गलत होगा। अगर किसी मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस समय हमें मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करना और नंबरिंग कैसे करनी है, उसके लिए हमें ये वाला ऑर्डर याद होगा। पहली बात तो आपको ये 4 चीजें तो पहले से याद हो चुकी हैं, जिसमें पहला है नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट और चौथा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस आपको इसके आगे क्या लिख देना है, फंक्शनल ग्रुप लिख देना है। मल्टीपल बॉन्ड वाली चीज भी हमने आगे पढ़ लिया था, तो सबसे आगे क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद आएगा मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट और इसके बाद आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक चीज हमेशा याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा सुपीरियर होता है, चाहे वहां पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो चाहे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो हमेशा आप वही मेन चेन लीजिए जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। नोट पॉइंट में लिखा है कि इफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सफिक्स इज AEIOU मतलब वोवेल हो, देन E ऑफ द प्राइमरी सफिक्स विल बी ड्रॉप। तो आपको प्राइमरी सफिक्स से क्या करना होगा, E को हटा देना पड़ेगा। लोवेस्ट लोकेंट बनाते वक्त मैंने आपको बोला था कि जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड होता है वो सब्स्टिट्यूएंट के आगे आता है, बस फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को आपको सबसे आगे रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप सबसे आगे होगा, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। इन सारी कहानियों का मतलब मैं आगे समझाऊंगा, आप